मालविका जी, बांग्ला विभाग के अध्यक्षा सुनीता जी, नीति जी, आशीष त्रिपाठी जी, हमारे अत्यंत प्रिय लेखक बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी अध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थी। वास्तव में उद्घाटन वक्तव्य तो हो गया। काशीनाथ सिंह जी ने जो कहा वो पर्याप्त है महाश्वेता जी के पूरे जीवन और उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए भी। एक बात उन्होंने चलते समय कही कि मैं आपको बता दूं, जो महाश्वेता जी ज्योति बसु को फोन करती थी कि फलां जगह एक ट्रक चावल भिजवा दो, और ज्योति बसु चावल भिजवा दो। इस तरह की चिंता महाश्वेता जी की थी गरीबों के लिए, जो पीड़ित हैं उनके लिए। तो काशीनाथ जी की बात मैंने आपको कही। मैं आभारी हूँ बांग्ला विभाग का और स्त्री अध्ययन केंद्र का। उन्होंने मुझे महाश्वेता जी की जन्म शताब्दी और होने वाले इस कार्यक्रम के लिए आने को कहा और कुछ बोलने को कहा, लेकिन मैं इसकी योग्य हूँ नहीं। तब यह है कि एक पाठक को भी कुछ कहने का अधिकार तो है ही। हम सब महाश्वेता जी के पाठक हैं, उनके प्रशंसक हैं। उनको एक दो बार देखा और एक बार उनसे फोन पर बात की, और वो भी एक अजीब प्रसंग था। आप सब जानते हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद के लिए महाश्वेता जी भी खड़ी हुई, और अगर वो जीत जाती तो एफ.टी. वासुदेवन नायर मलयालम वाले उपाध्यक्ष के लिए लड़ते। महाश्वेता जी से यही बात हुई थी, कुछ बांग्ला में, कुछ हिंदी में, कुछ उर्दू में। जाहिर है जो जीते और जो पहले से मान्य थे अधिकांश लोगों के बीच, उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन महाश्वेता जी खड़ी हैं तो फिर महाश्वेता जी के ऊपर तो कोई है, वो जीत नहीं सकती। लेकिन हिंदी के लेखकों में से 4 लेखकों ने महाश्वेता जी को वोट किया। केदारनाथ सिंह, भागवत रावत, विनोद कुमार शुक्ल और मैं। और इस तरह हम लोगों ने हिंदी की ओर से अपने प्रिय कथाकार का अभिनंदन किया। महाश्वेता जी के तमाम उपन्यासों में जो कुछ लिखा उन्होंने, उसमें एक बात हमेशा आती है कि जीवन में जीतना महत्वपूर्ण है। हम हारते हैं लेकिन संघर्ष करते हैं, और फिर संघर्ष करते हैं, फिर खड़े होते हैं। महाश्वेता जी की रचनाओं से एक बात जो हम सबको मिलती है वो ये कि हारना बुरी बात है, क्योंकि अच्छे लोग तो हार जाते हैं, हारते ही। महाश्वेता जी के उपन्यासों से बहुत बातें सीखने को मिलती है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि उनको पढ़ते हुए क्या क्या सवाल मेरे मन में आते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे हो सकता है आप सहमत हों, लेकिन महाश्वेता जी को पढ़ते ही वो सवाल मेरे मन में आते हैं। पहली बात तो यह है कि जो उनका पहला उपन्यास है वो है झांसी की रानी। वो ठीक से उपन्यास भी शायद ही कहा जाएगा, लेकिन है, कथा तो है, एक पूरा वृत्तांत है। और महाश्वेता जी की उम्र बहुत ही कम थी, अभी तुरंत वो एमए करके निकली थी यूनिवर्सिटी से। एक जगह नौकरी मिली थी उनको संभवतः डाक विभाग में, जो छूट गई, और अब वो घूमने निकली और वो झांसी की रानी की खोज में दूर दूर तक गई, बहुत से गांवों में गई, बहुत लोगों से मिली, बहुत सारे अभिलेखागारों में छाने, सब कुछ इकट्ठा किया। और वो वृंदावन लाल वर्मा से भी मिले, जिनको उपन्यास आ चुका था।
झांसी की रानी से। उनसे तो उनको बहुत बातें मालूम थी। तो ये इसको हम ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल। और महाश्वेता जी के जो अधिकांश उपन्यास हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास की घटनाओं पर है। इतिहास की किताबों से लिए गए हैं, बहुत से दस्तावेजों से लिए गए हैं। जैसे खुद जंगल के दावेदार कुमार श्रेष्ठ सिंह की जो किताब है जस्ट स्टॉप एंड हैंगिंग, उस पर आधारित है, इसीलिए वो किताब उनको समर्पित भी है। एक वरिष्ठ अधिकारी थे, बिहार के थे, और उनकी मुलाकात जिन लोगों से हुई उनसे वो महाश्वेता जी की चर्चा करते हैं और उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो जंगल के दावेदार भी उस पर आधारित है, इसी तरह से अधिकांशतः। अब यहाँ एक सवाल ये मन में पैदा होता है कि अगर कोई उपन्यास इस तरह दस्तावेजों पर आधारित, इतिहास पर आधारित, उसकी घटनाओं पर, तो वो कहाँ तक तथ्यात्मक होगा और कहाँ तक तो तथ्य के बाहर जाएगा। इस पर बड़े बड़े लोगों ने विचार किया है। हिस्टोरिकल नॉवेल का जो सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है वो है लुकाच। उस किताब का नाम ही है द हिस्टोरिकल नॉवेल। हंगरी के थे और वो लिखते हैं कि इसकी शुरुआत वास्तव में 19वीं शताब्दी में होती है। उसके पहले इतिहास, ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं थे साहित्य। इतिहास का उपयोग था, वो तो रघुवंशम में भी है, वो शेक्सपियर के नाटकों में भी है, लेकिन जिसे हम ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं वो पहले नहीं। और वो थोड़ा सा शुरू होता है जर्मन कवि कथाकार गोएथे से, और बाद में पूर्ण रूप से आता है वाल्टर स्कॉट, अंग्रेजी उपन्यासकार। इस पर उन्होंने विस्तार से विचार किया और उन्होंने एक बात ये कही जो मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं कि ऐतिहासिक उपन्यास में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है या होनी चाहिए to concretize the particular character of the sense of history। इतिहास बोध का जो एक खास चरित्र है, उस मोमेंट को, उसको मूर्त करना, और ये बहुत कठिन काम। अगर हम ऐतिहासिक उपन्यास महाश्वेता जी के पढ़ें और दूसरे लोगों के पढ़ें, यहाँ पर एक अंतर करना जरूरी है कि जो पुराणों पर आधारित उपन्यास है वो अलग है और उनके बारे में ये लागू नहीं होता। लेकिन जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो लुकाच के शब्दों में राजनीतिक उपन्यास होंगे। और इस तरह वो इतिहास बोध, वो इतिहास की आत्मा को, स्पिरिट ऑफ पावर, जिसके लिए जर्मन शब्द है, उसको वो व्यक्त करते हैं। अब महाश्वेता जी ने जो झांसी की रानी उपन्यास, जैसा मैंने शुरू में कहा, तो पूर्णता उपन्यास है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। उसमें काफी मात्रा अयस्क की है जिससे पूरा लोहा निकाला नहीं किया, और इसीलिए लोहा और अयस्क एक साथ है। लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण है, उस काल की आत्मा क्या थी, उस काल का चरित्र क्या था, महाश्वेता जी ने उसको ढूंढा। और मैं उनको उसी उपन्यास के अंश को उद्धृत करता हूँ जिसमें वो इतिहास पर भी बात करती हैं और साहित्य पर भी। इतिहास क्या है, किस बात को हम लोग इतिहास कहेंगे? मनुष्य की कथा अगर इतिहास होती है तो मैं कहूंगी झांसी के राजपथ पर उस दिन जो इतिहास रचा गया, बिल्कुल आखिरी दिनों की बात है ये लड़ाई, और इसके बाद झांसी की रानी का निधन होता है। मनुष्य की कथा अगर इतिहास होती है तो मैं कहूंगी झांसी के राजपथ पर उस दिन जो इतिहास रचा गया था, मैं समझती हूं उसकी किसी इतिहास से तुलना नहीं की जा सकती।
घने बसे घरों के बीच पत्थर से बंधे हुए रास्ते और गलियां हैं। किशोर बालक से लेकर पठान, अफगान, बुंदेला, मराठा सैनिक में से हरेक ने वहां खड़े होकर अंत तक युद्ध किया। रक्त से लथपथ हो गया है मार्ग। उस दिन कई हजार भारतीयों ने जिस इतिहास की रचना की थी, वही इतिहास भारत का मूल इतिहास। अब ये बाकी बहुत सारे वृत्तांत अलग हो सकता है। झांसी की रानी को लेकर भी बहुत से वृत्तांत रचे जा सकते हैं, रचे जा रहे हैं, लेकिन सच क्या? सच ये है कि वो लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। उनका वाक्य उद्धृत किया है महाश्वेता जी ने, मैं अपनी झांसी ले लूं। तो मामूली वाक्य, लेकिन ये करना कितनी बड़ी बात। पेंशन ले सकती थी और ग्वालियर और धौलपुर के राजाओं की तरह जिंदगी बिता सकती थी। उन्होंने चुना संघर्ष करा, और इस तरह महाश्वेता जी ने एक अद्भुत प्रणति इस उपन्यास के माध्यम से। लेकिन महाश्वेता जी कथाकार है, जो इतिहासकार नहीं होता। इतिहासकार वो वृत्तांत दे देता है। वो कौन सी चीज है जो कथाकार को अलग करती है या कवि को? वो है मनुष्य क्षण का, मानव क्षण का निर्माण, ह्यूमन मोमेंट की खोज और उसकी प्रतिष्ठा। आप इसको पढ़ेंगे, जहां से आपको पढ़ा होगा, तो याद करेंगे कि इसमें अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जो केवल एक कथाकार ही रच सकता था। जैसे झांसी की रानी बहुत छोटी है और उनकी मां का निधन हो गया। इसका जो एक पृष्ठ में वर्णन है, उस अंधेरे का, उस रात का, उस तूफान का, वो अद्भुत है। महाश्वेता जी के उपन्यासों को पढ़ते हुए एक बात जो हमेशा लगती है कि मृत्यु पर इतना ज्यादा शायद किसी ने नहीं लिखा हमारी भाषाओं के कथाकारों ने। मृत्यु लगातार है उनके यहाँ, और मृत्यु के इतने रूप हैं। और झांसी की रानी का जो निधन होता है, उसकी मृत्यु का जो वर्णन है, और उस रात का जो वर्णन है, वो भी अद्भुत है। तो एक तो ये बात मुझको लगती है महाश्वेता जी को पढ़ते हुए, इन ऐतिहासिक उपन्यासों को, उन्होंने उस समय की आत्मा को ढूंढने की कोशिश की, जो बहुत ही कठिन है। लेकिन आप कहेंगे कि 1084वें की मौत क्या है? 1084वें की मौत के इतिहास में, लेकिन फिर एक कथाकार की जो दृष्टि होती है, वो अतीत और वर्तमान और भविष्य तीनों को मिला करके जो टेलीस्कोप बनता है, उससे बनती है। अभी जो है इसमें जो इतिहास है और जो बचेगा, जो भविष्य में जाएगा, उसकी खोज। और वो क्या है जो अभी को पीछे से जोड़ता है और अभी को आगे से भी जोड़ता है और मनुष्य के संपूर्ण जीवन से जोड़ता है। तो ये उपन्यास है 1084 जो समकालीन जीवन पर लिखा गया है, और उसकी इतनी कठोर, गंभीर, इतनी भयानक आलोचना है, जैसी उस काल के किसी भी उपन्यासकार ने नहीं की, किसी भी भारतीय भाषा। फ्लॉबेर ने कहा था अपने समय की आलोचना करते हुए, महान उपन्यासकार फ्लॉबेर, ये सभ्यता मेरे पीकदान में डूब जाएगी। कैसी सभ्यता है जहां मारने वाले घूम रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं, कि पूरा समाज सड़ चुका है। महाश्वेता जी ने लगभग इसी मुहावरे में इस उपन्यास से बात की, और तब मुझको लगता है कि एक बड़ा उपन्यासकार है, कथाकार, या कभी कोई भी रूप कलाकार, वो जिस तरह से अतीत को देखता है, उससे वर्तमान को ढूंढता है, उसी तरह वो वर्तमान में भी एक अतीत को ढूंढ लेता है और एक भविष्य को भी ढूंढ लेता है।
और यहाँ पर 1084 की माँ महत्वपूर्ण बन जाता है सबके लिए। लेकिन फिर एक तीसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि क्या महाश्वेता जी को हम उस तरह से स्त्री लेखक कहेंगे, इसका ज्यादा सरदर्द विचार करें, और दूसरे लोग क्या हम उनको उस तरह से स्त्री लेखक कहेंगे जिस तरह हम बाकी स्त्री लेखकों को स्त्री लेखक कहेंगे? प्रेमचंद को तो हमने कभी पुरुष लेखक नहीं माना। महाश्वेता जी क्या स्त्री लेखक है? 1084वें की मां पढ़ते हुए मुझको कुछ बातें इसमें लगी कि ये बातें केवल स्त्री ही लिख सकती। जैसे जो शुरू होता है उपन्यास, और वो युवराज की बच्चा पैदा होने वाला है और उसकी पीड़ा, प्रसव की पीड़ा, महाश्वेता जी ने बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल किया है, बहुत विस्तार से जाकर ये जो जन्म देना है, फिर पति पत्नी के संबंधों के बारे में, फिर जो सास है उसके आतंक के बारे में, पितृसत्तात्मक समाज के बारे में, फिर मां और बच्चे के संबंध के बारे में, और फिर मध्य अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग के परिवार में एक स्त्री होने के सुख अथवा दुख के बारे में। ये तो केवल स्त्री ही शायद यानी महाश्वेता जी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिसको केवल स्त्री लेखक नहीं समझ, मैं गलत हो सकता हूँ, तक सीमित नहीं रखता। वास्तव में किसी भी श्रेष्ठ साहित्य में, किसी भी श्रेष्ठ साहित्य में दुनिया की किसी भी कृति में दो बातें होती हैं, दो बातों की खोज होती है। एक तो आइडेंटिटी, एक व्यक्ति है, उसकी क्या अस्मिता है, जैसे बिरसा है, तो उनकी क्या अस्मिता है, उनकी क्या नियत्ता है, उनकी क्या निजी सत्ता है। और दूसरी रिलेशनशिप, क्योंकि आदमी अकेले नहीं बनता, उसके संबंध होते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं। किसी की भी इकहरी आइडेंटिटी नहीं होती, एक नहीं होती। आप मीराबाई को ही लें तो उनकी बहुत सी, आपको एक ही के भीतर बहुत सी आइडेंटिटी मिलेगी, अस्मिताएं मिलेंगी, और फिर वो बहुत से संबंध मिलेंगे, रिलेशनशिप। महाश्वेता जी सबकी खोज करते हैं और वे सभी उपन्यासों में करते हैं, लेकिन इससे ऊपर जुड़ जाते हैं जो और भी बड़े लेखकों में करता है। वो कहती हैं 1084 की मां में सबसे मुश्किल काम है अपनी तरफ होना। ये न तो आइडेंटिटी की बात है, रिलेशनशिप की बात है, अपनी तरफ होना, जो वो मां करती है, अपनी तरफ होने का समझता है। महाश्वेता जी कहती है कर्तव्य वो है जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, दूसरे की इच्छा से हमको करना पड़ता। कितनी सुंदर बात, लेकिन हमको होना है, खुद अपने को पाना है, और ये सबसे मुश्किल काम है अपनी तरफ होना। अपनी तरफ होना यानी अपने सेल्फ को, अपने स्व को ढूंढना। ये आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, इससे भी आगे की चीज है अपना स्व ढूंढना। वो क्या है? वो मां जहां से शुरू होता है उपन्यास और फिर जहां खत्म होता है, उसको लगातार गोरकी की मां की भी याद आती है। वे उपन्यास उस मां के चरित्र के बदलने का भी उपन्यास की भी कथा, कैसे कैसे वे स्मृतियां हमको बदल देती हैं, और वो अद्भुत कथा, और वो स्त्री बदल जाती है, वो घर छोड़ के जाने को तैयार, सब कुछ छोड़ने को, ये स्व को पाना। और महाश्वेता जी वहां ले जाते हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए, बाकी सब कुछ को पढ़ते हुए मुझको लगा कि महाश्वेता जी के बारे में अभी भी कुछ बातें हम लोग नहीं करते। जैसे अगर अकेलेपन की बात होगी तो हिंदी में निर्मल वर्मा का नाम आएगा,
क्या अकेलापन एक ही तरफ का? क्या 1084 की मां का अकेलापन अकेलापन? क्या वीरसा का जेल के शीशों में बंद होना और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना वो अकेलापन नहीं? क्या झांसी की रानी का अंतिम बार अपने किले से दुनिया को देखना बाहर को और अकेला महसूस करना ये अकेलापन है? महाश्वेता जी ने सब पर बात की, लेकिन बिना बताए कि वो इस पर बात कर रहे हैं। मृत्यु के बारे में उनके हर कथा में मृत्यु कि क्यों है? आखिर हमारा जो समाज है, हम आजादी के बाद से अगर दें 75-80 साल का, इसमें कौन से रूपक सामने आते हैं? क्या ये उल्लास का रूपक? कि मृत्यु बार बार क्यों महाश्वेता जी के साथ और सभी बड़े कवियों के साथ अंधेरा मुक्ति बोध को देख किया? और ऐसे ही आप किसी भी बड़े कवि और रचनाकार को देखिए, अंधेरा मृत्यु ये लगातार क्यों आते हैं? महाश्वेता जी ने मृत्यु को इस तरह से देखा जैसे कि किसी ने नहीं देखा, और रात को और अंधेरे को। वो लड़की जो है, जो गति जिससे प्रेम करता था, उसको उसकी माँ देखती है, देखती है कि आंख के नीचे काली झाइयां और उसको यातना दी गई। और जो बिंब आता है वो ये कि जैसे पहाड़ की तलहटी में एक अंधेरा होता है, वैसा ही अंधेरा इसकी आंख उस क्षीण स्त्री को, युवती को ये बहुत ऊंचा उठा। तो ये महाश्वेता जी की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आमतौर पर ओझल रहती हैं। मुझको लगता है कि महाश्वेता जी उस परंपरा की देवता हैं जिसमें थेरी गाथा की भीषणियां, जिन्होंने वसंत के गुण गाए। वसंत के गुण गाने का अर्थ है विद्रोह। नरुदा कहते हैं स्प्रिंग इज रेबेलन, पोएट्री इज रेबेलन। वसंत विद्रोह है और वसंत के गाने और वसंत का गान विद्रोह। अंडल, अक्का महादेवी, नंदन, अब्बा खातून, मीराबाई, पानी खनी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, और इस तरह की परंपरा बनती है जो स्त्री लेखन, हम नहीं कहेंगे, स्त्री लेखकों की जो परंपरा बनती है, महाश्वेता की खुशी आती है। वो केवल आइडेंटिटी की लेखिका नहीं, वो संपूर्ण जीवन की लेखिका है और सबको जोड़ कर देखती है, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ही वो कहती हैं, और इसके साथ अब मैं खत्म करूंगा क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं खत्म करूंगा। और ये है कि महाश्वेता जी हमेशा कमजोर लोगों के साथ, जो हारे हुए लोग लेकिन संघर्ष करते हैं। अगर आप सिर्फ हारे हुए हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं और हार रहे हैं तो हम आप एक साथ चलेंगे। महाश्वेता जी ये कहती हैं, और मैं उद्धृत कर रहा हूं जंगल के दावेदार से। धरती, जंगल, नदी, पहाड़, हवा, ये सब मुझसे कहते हैं हम जिस तरह चिरकाल से हैं, संग्राम, वीरता का संघर्ष भी वैसा ही है। धरती पर कुछ समाप्त नहीं होता। मुंडारी देश, धरती, पत्थर, पहाड़, वन, नदी, ऋतु के बाद ऋतु का आगमन, संघर्ष भी समाप्त नहीं होता। इसका अंत हो ही नहीं सकता। पराजय से संघर्ष का अंत नहीं होता। वह बना रह जाता है क्योंकि मानुष रह जाता है, हम रह जाते हैं, और हम मतलब हम सब, कोई एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक भाषा के लोग नहीं,
मिल करेंगे और तब संघर्ष चलता रहता है। हम हार कर भी जीतने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए महाश्वेता जी के बारे में भी आखिरी बात मुझे यही करना है, और उन्हीं का वाक्य है झांसी की रानी उनके पहले उपन्यास से, कहानी खत्म हो जाए उसके बाद भी कहानी बनी रहती है। धन्यवाद।